एक बार रामपुर नाम का कस्बा था। वहाँ पर किशन अपनी बेटी नीता के साथ रहता था। किशन के दोनों पैर खराब हो चुके हैं। उसके पास अपना कोई घर नहीं था। वो एक पेड़ के सहारे से तिरपाल लगाकर उसी के नीचे इस्त्री करते हुए जिंदगी बसर करते थे। एक रोज बहुत तेज बारिश हो जाती है और उनका तिरपाल उड़ जाता है और फिर अम्बुजान, सारे कपड़े गीले हो गए और हमारे ऊपर से जो छत थी वो भी उड़ गई। अब हम क्या करेंगे? बेटी तुम रोवो मत, सब ठीक हो जाएगा, सब्र करो। जिसके नसीब में जितना दुख होता है वो उसे झेलना पड़ता है, और अगर उसके नसीब में खुशियां हैं तो वो भी उसे हासिल होकर ही रहती हैं। अब चुप हो जाओ और ये कपड़े दे आओ और पैसे भी मांग लेना, वरना आज भी भूखा सोना पड़ेगा। नीता गीले कपड़े लेकर जाती है और लोगों के कपड़े उन्हें देती है और पैसे मांगती है, पर कोई उसे पैसे नहीं देता। सब उसे भगा देते हैं। नीता रोते हुए आगे बढ़ती है और सोचती है, किसी ने पैसे नहीं दिए, अब बस माही मैडम के कपड़े रह गए हैं। शायद वो कपड़े लेने के बाद मुझे पैसे दे दे। नीता के पड़ोस में ही एक माही नाम की खातून रहती है। वो रोज उनसे कपड़े इस्त्री करवाती है और वक्त पर पैसे भी नहीं देती। नीता कपड़े लेकर वहाँ पहुँचती है। कपड़े नीता के ऊपर फेंक कर वो कहती है, ले जाओ ये कपड़े और दोबारा धोकर सुखाकर प्रेस कर कर ले आना। मैडम, अगर कुछ पैसे मिल जाते तो। एक तो सारे कपड़े गीले कर दिए और पैसे भी चाहिए। अरे जाओ यहाँ से, कुछ नहीं मिलने वाला। नीता रोते हुए जंगल में पहुँच जाती है। वहाँ पर एक दरिया के किनारे बैठकर रोने लगती है और कहती है, अब मैं क्या करूँ? किसी ने पैसे नहीं दिए, घर में खाने को भी कुछ नहीं है। अब अब्बू जान से मैं क्या कहूँगी? हे ऊपर वाले, अब तू ही मदद कर हमारी। नीता कुछ देर वहीं बैठी रहती है और वहाँ रखे रेत से एक छोटा सा घर बनाकर कहती है, ऊपर वाले ने सच में तो घर दिया नहीं, तो रेत का ही घर बना लेती हूँ। तभी नीता की नजर दरिया के बाहर एक मछली पर पड़ती है। मछली तड़प रही थी। नीता उसे उठाकर वापस दरिया में डाल देती है। तभी एक रोशनी चमकती है और सामने एक परी खड़ी होती है। बेटी, तुमने मेरी मदद कर मुझे बददुआ से आजाद कर दिया। मैं एक परी थी, बददुआ की वजह से मैं मछली बन गई थी। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मांग सकती हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास घर नहीं है, मुझे एक घर चाहिए। परी ने नीता को वहाँ रेत का घर बनाते हुए देख लिया था। परी उसी रेत के घर को बड़े जादुई रेत के घर में तब्दील कर देती है और वो घर काफी मजबूत कर देती है और नीता से कहती है, नीता, ये जादुई घर है, इससे तुम जो मांगोगी वो सब तुम्हें मिल जाएगा और ये हवा में उड़ भी सकता है। इसमें रखा सामान भी जादुई हो जाएगा, लेकिन याद रखना, हमेशा दूसरों के लिए मांगना। ऐसा कहकर परी गायब हो जाती है। नीता बड़े से उस जादुई रेत के घर को हुक्म देती है, मुझे उड़ाकर हमारे पुराने घर के पास ले चलो। गांव के सभी लोग उड़ते हुए घर को देखकर हैरान हो जाते हैं। उसके अब्बू हैरान होकर उस घर को देखते ही रह जाते हैं और तभी उसमें से नीता बाहर निकलती है। किशन उसे देखता है और पूछता है, ये इतना बड़ा रेत का घर कहाँ से आया तुम्हारे पास, और ये घर हवा में कैसे उड़ सकता है? नीता उस बड़े से रेत के जादुई घर और उस परी के मुतालिक अपने वालिद को सब बताती है। सारी बातें सुनकर किशन बेइंतहा खुश होता है। उसके बाद दोनों बिना किसी लालच के मेहनत से अपना इस्त्री का काम दोबारा शुरू करते हैं। अब वो दोनों कपड़े लेने किसी के घर नहीं जाते, बल्कि घर को ही उड़ाकर अपने साथ ले जाते हैं। धीरे धीरे दोनों का काम बढ़ जाता है। सभी लोग उनसे ही कपड़े प्रेस करवाते हैं। और एक रोज, अब्बू जान, मैं बेहद खुश हूँ। अब सिर्फ हमारे ही नहीं, दूसरे कस्बे के लोग भी हमसे इस्त्री करवाने आते हैं। बेटा, खुश तो मैं भी बहुत हूँ। हमें इसी तरह बिना गुरूर के काम करना है और दूसरों की मदद भी करनी है। किशन और नीता दोनों अपना इस्त्री का काम कर रहे थे। तभी कोई कस्बे वाला दरवाजे पर आता है और उनसे मदद मांगता है। क्या बात है, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? किशन भाई, मेरी बीवी हामिला है, उसका आखिरी माह चल रहा है। उसे लेकर पुल पार करके डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन कस्बे वालों ने पुल का रास्ता बंद कर दिया है। अब मैं उसे कैसे ले जाऊं डॉक्टर के यहाँ?
वहाँ खड़ी नीता ये सब सुन रही थी और वो कहती है, काका तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो तीनों उड़कर पुल के करीब जाते हैं जहाँ वो गाड़ी खड़ी थी। अब नीता उस गाड़ी को जादुई घर से बांध देती है और जादुई रेत का घर उन्हें उड़ाकर अस्पताल ले जाता है। काका अब तुम जाओ और कस्बा लौटकर खुशखबरी सुनाना। इस बात का इल्म कस्बे में सबको हो जाता है कि कैसे उस जादुई रेत के घर की मदद से नीता और किशन ने कस्बे वालों की मदद की। सभी लोग उन दोनों का बहुत एहतराम करने लगते हैं। एक रोज उसकी मालकिन माही, जो कुछ रोज के लिए कस्बे से बाहर गई थी, जब वो वापस आती है तो उस घर के मुतालिक सुनती है, बस इन दोनों की तारीफ ही सुन रही हूँ, अब तो मेरे कान पक गए हैं, इन दोनों को मजा चखाती हूँ मैं। उसके बाद माही चोरी से उस रेत के बड़े जादुई घर में जाती है और वहाँ रखे कपड़ों को प्रेस से जलाने की कोशिश करती है, लेकिन सब कुछ उल्टा ही हो जाता है। प्रेस उसी को जलाने के पीछे पड़ जाता है। अरे अरे ये क्या हो रहा है? बचाओ बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। इतने में नीता और किशन दोनों आ जाते हैं और प्रेस को रुकने का हुक्म देते हैं। मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम दोनों के साथ गलत किया और आज भी हसद से तुम्हारे सारे कपड़े जलाने आई थी, लेकिन तुम इतनी नेक दिल हो कि तुमने मेरी जान बचा ली। मालकिन, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, ना कि उन्हें सताना चाहिए। वैसे भी मेरे अब्बू जान कहते हैं, हमारे नसीब की खुशियाँ हमें मिलकर ही रहती है, उसे कोई चुरा नहीं सकता। दोनों बाप बेटी एक दूसरे के गले लगते हैं और इसी तरह बिना किसी लालच के दूसरों की मदद करते हैं और उस रेत के बड़े जादुई घर में रहते हैं। एक बार रामपुर नाम का कस्बा था। वहाँ पर किशन अपनी बेटी नीता के साथ रहता था। किशन के दोनों पैर खराब हो चुके हैं। उसके पास अपना कोई घर नहीं था। वो एक पेड़ के सहारे से तिरपाल लगाकर उसी के नीचे इस्त्री करते हुए जिंदगी बसर करते थे। एक रोज बहुत तेज बारिश हो जाती है और उनका तिरपाल उड़ जाता है और फिर अम्मू जान, सारे कपड़े गीले हो गए और हमारे ऊपर से जो छत थी वो भी उड़ गई। अब हम क्या करेंगे? बेटी तुम रोवो मत, सब ठीक हो जाएगा, सब्र करो। जिसके नसीब में जितना दुख होता है वो उसे झेलना पड़ता है, और अगर उसके नसीब में खुशियाँ हैं तो वो भी उसे हासिल होकर ही रहती हैं। अब चुप हो जाओ और ये कपड़े दे आओ और पैसे भी मांग लेना, वरना आज भी भूखा सोना पड़ेगा। नीता गीले कपड़े लेकर जाती है और लोगों के कपड़े उन्हें देती है और पैसे मांगती है, पर कोई उसे पैसे नहीं देता। सब उसे भगा देते हैं। नीता रोते हुए आगे बढ़ती है और सोचती है, किसी ने पैसे नहीं दिए, अब बस माही मैडम के कपड़े रह गए हैं, शायद वो कपड़े लेने के बाद मुझे पैसे दे दे। नीता के पड़ोस में ही एक माही नाम की खातून रहती है। वो रोज उनसे कपड़े इस्त्री करवाती है और वक्त पर पैसे भी नहीं देती। नीता कपड़े लेकर वहाँ पहुँचती है। कपड़े नीता के ऊपर फेंक कर वो कहती है, ले जाओ ये कपड़े और दोबारा धोकर सुखाकर प्रेस कर ले आना। मैडम, अगर कुछ पैसे मिल जाते तो। एक तो सारे कपड़े गीले कर दिए और पैसे भी चाहिए। अरे जाओ यहाँ से, कुछ नहीं मिलने वाला। नीता रोते हुए जंगल में पहुँच जाती है। वहाँ पर एक दरिया के किनारे बैठकर रोने लगती है और कहती है, अब मैं क्या करूँ? किसी ने पैसे नहीं दिए, घर में खाने को भी कुछ नहीं है। अब अब्बू जान से मैं क्या कहूँगी? हे ऊपर वाले, अब तू ही मदद कर हमारी। नीता कुछ देर वहीं बैठी रहती है और वहाँ रखे रेत से एक छोटा सा घर बनाकर कहती है, ऊपर वाले ने सच में तो घर दिया नहीं, तो रेत का ही घर बना लेती हूँ। तभी नीता की नजर दरिया के बाहर एक मछली पर पड़ती है। मछली तड़प रही थी। नीता उसे उठाकर वापस दरिया में डाल देती है। तभी एक रोशनी चमकती है और सामने एक परी खड़ी होती है। बेटी, तुमने मेरी मदद कर मुझे बददुआ से आजाद कर दिया। मैं एक परी थी, बददुआ की वजह से मैं मछली बन गई थी। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मांग सकती हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास घर नहीं है, मुझे एक घर चाहिए। परी ने नीता को वहाँ रेत का घर बनाते हुए देख लिया था।
परी उसी रेत के घर को बड़े जादुई रेत के घर में तब्दील कर देती है और वो घर काफी मजबूत कर देती है और नीता से कहती है, नीता, ये जादुई घर है, इससे तुम जो मांगोगी वो सब तुम्हें मिल जाएगा और ये हवा में उड़ भी सकता है। इसमें रखा सामान भी जादुई हो जाएगा, लेकिन याद रखना, हमेशा दूसरों के लिए मांगना। ऐसा कहकर परी गायब हो जाती है। नीता बड़े से उस जादुई रेत के घर को हुक्म देती है, मुझे उड़ाकर हमारे पुराने घर के पास ले चलो। गांव के सभी लोग उड़ते हुए घर को देखकर हैरान हो जाते हैं। उसके अब्बू हैरान होकर उस घर को देखते ही रह जाते हैं और तभी उसमें से नीता बाहर निकलती है। किशन उसे देखता है और पूछता है, ये इतना बड़ा रेत का घर कहाँ से आया तुम्हारे पास, और ये घर हवा में कैसे उड़ सकता है? नीता उस बड़े से रेत के जादुई घर और उस परी के मुतालिक अपने वालिद को सब बताती है। सारी बातें सुनकर किशन बेइंतहा खुश होता है। उसके बाद दोनों बिना किसी लालच के मेहनत से अपना इस्त्री का काम दोबारा शुरू करते हैं। अब वो दोनों कपड़े लेने किसी के घर नहीं जाते, बल्कि घर को ही उड़ाकर अपने साथ ले जाते हैं। धीरे धीरे दोनों का काम बढ़ जाता है। सभी लोग उनसे ही कपड़े प्रेस करवाते हैं। और एक रोज, अब्बू जान, मैं बेहद खुश हूँ। अब सिर्फ हमारे ही नहीं, दूसरे कस्बे के लोग भी हमसे इस्त्री करवाने आते हैं। बेटा, खुश तो मैं भी बहुत हूँ। हमें इसी तरह बिना गुरूर के काम करना है और दूसरों की मदद भी करनी है। किशन और नीता दोनों अपना इस्त्री का काम कर रहे थे। तभी कोई कस्बे वाला दरवाजे पर आता है और उनसे मदद मांगता है। क्या बात है, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? किशन भाई, मेरी बीवी हामिला है, उसका आखिरी माह चल रहा है। उसे लेकर पुल पार करके डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन कस्बे वालों ने पुल का रास्ता बंद कर दिया है। अब मैं उसे कैसे ले जाऊं डॉक्टर के यहाँ? वहाँ खड़ी नीता ये सब सुन रही थी और वो कहती है, काका, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो तीनों उड़कर पुल के करीब जाते हैं जहाँ वो गाड़ी खड़ी थी। अब नीता उस गाड़ी को जादुई घर से बांध देती है और जादुई रेत का घर उन्हें उड़ाकर अस्पताल ले जाता है। काका, अब तुम जाओ और कस्बा लौटकर खुशखबरी सुनाना। इस बात का इल्म कस्बे में सबको हो जाता है कि कैसे उस जादुई रेत के घर की मदद से नीता और किशन ने कस्बे वालों की मदद की। सभी लोग उन दोनों का बहुत एहतराम करने लगते हैं। एक रोज उसकी मालकिन माही, जो कुछ रोज के लिए कस्बे से बाहर गई थी, जब वो वापस आती है तो उस घर के मुतालिक सुनती है, बस इन दोनों की तारीफ ही सुन रही हूँ। अब तो मेरे कान पक गए हैं। इन दोनों को मजा चखाती हूँ मैं। उसके बाद माही चोरी से उस रेत के बड़े जादुई घर में जाती है और वहाँ रखे कपड़ों को प्रेस से जलाने की कोशिश करती है, लेकिन सब कुछ उल्टा ही हो जाता है। प्रेस उसी को जलाने के पीछे पड़ जाता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? बचाओ बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। इतने में नीता और किशन दोनों आ जाते हैं और प्रेस को रुकने का हुक्म देते हैं। मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम दोनों के साथ गलत किया और आज भी हसद से तुम्हारे सारे कपड़े जलाने आई थी, लेकिन तुम इतनी नेक दिल हो कि तुमने मेरी जान बचा ली। मालकिन, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, ना कि उन्हें सताना चाहिए। वैसे भी मेरे अब्बू जान कहते हैं, हमारे नसीब की खुशियाँ हमें मिलकर ही रहती है, उसे कोई चुरा नहीं सकता। दोनों बाप बेटी एक दूसरे के गले लगते हैं और इसी तरह बिना किसी लालच के दूसरों की मदद करते हैं और उस रेत के बड़े जादुई घर में रहते हैं। एक छोटे से गांव में सीता अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी, श्लोक और परी। सीता एक बेवा थी, उनके माली हालात खराब थे। उनका घर भी कच्चे घास का बना हुआ था। बेटा, तुम दोनों खाना खा लो, मैं चलती हूँ। लेकिन अम्मा, खाना तो खा कर जाओ। नहीं बेटा, काफी देर हो गई है, अगर और देरी की तो मालिक आधे दिन का पगार काट लेंगे। श्लोक, तू भी खाना खा ले और अपने काम पर चले जाना। जी अम्मा। और परी, तेरे स्कूल की आज छुट्टी है ना, तो पूरे घर की साफ सफाई अच्छे से कर लेना। ठीक है अम्मा। सीता ने अपने बच्चों को काम समझाया और खुद अपने काम पर चली गई। सीता बेहद मेहनती थी। वो पूरे दिन कारखाने में
पैकेजिंग का काम करती थी। सीता का बेटा श्लोक भी बेहद मेहनती था। वो दिन भर रेस्टोरेंट में काम करता रहता था। भाई, ये रही आपकी फरमाइश, एक मसाला डोसा और 2 कॉफी। यकीनन उनकी जिंदगी में कई परेशानियां थी, लेकिन दोनों माँ बेटे हमेशा मुस्कुराते रहते थे। पैसों की किल्लत के बावजूद वो लोग खुश थे। अम्मा देखो, मैंने पूरा घर साफ कर दिया और मैंने आज आपके लिए खाना भी बनाया है। अरे वाह, आज तूने खाना बनाया? हाँ, सोचा कि आपकी थोड़ी मदद कर दूं। अच्छा किया। मेरी छोटी सी परी बड़ी हो रही है। इतने अच्छे बच्चे पाकर सीता बेहद खुश थी। उसके दोनों बच्चे उसकी बहुत मदद किया करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक बरसात का मौसम शुरू हुआ और सीता के घर में पानी टपकने लगा। अम्मा, अब क्या करें? वहाँ बर्तन रख दे। जहाँ जहाँ पानी टपक रहा था वहाँ वहाँ उन तीनों ने बर्तन रख दिए। हमें जल्दी ही पक्के मकान के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन उसमें तो काफी खर्च होगा ना? हाँ, सोच रही हूँ कारखाने वालों से घर के लिए कर्ज ले लूं। कम से कम घर पक्का तो बन जाएगा। हाँ, मैं भी कुछ और काम तलाशता हूँ जिससे और पैसे कमा सकूं। ठीक है बेटा। अगले ही रोज सीता कारखाने के मैनेजर के पास गई। जनाब, मुझे पक्का घर बनाने के लिए थोड़ा कर्ज चाहिए। ठीक है, लेकिन कितना? तकरीबन 30,000 रुपए। तुम पुराने मुलाजिम हो तो तुम्हें कर्ज मिल जाएगा, लेकिन तमाम रस्मी कार्रवाई करने में कम से कम 15 दिन तो लगेगा। चलेगा जनाब। और हाँ, हर माह की तनख्वाह से 1,000 रुपये कटेंगे कर्ज अदायगी में। जी जनाब। सीता खुश थी कि जल्दी ही उनका घर पक्का का बनने वाला है। कल सुबह 5 बजे आ जाना। 2 घंटे में सारे दूध लोगों के घरों में पहुंचाना है और महीने के 3,000 मिलेंगे। जी भैया, मैं कल से ही आ जाऊंगा। श्लोक ने भी नया काम तलाश लिया था। बेटा, मुझे कर्ज मिल जाएगा, लेकिन 15 रोज लगेंगे। अम्मा, मुझे भी दूध की सुपुर्दगी का काम मिल गया है। सुबह सिर्फ 2 घंटे का काम है और 3,000 पगार है। बहुत अच्छे। ये तो बहुत अच्छा है भैया, आपको भी काम मिल गया और अम्मा को भी कर्ज मिलेगा। उससे हमारा घर भी पक्का का बन जाएगा और हमें हर बरसात में भीगने की जरूरत नहीं। ये सब ऊपर वाले का करम है, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक बरसात तेज हो गई। बरसात थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। सीता के घर में भी पानी टपकने लगा। लगता नहीं कि ये बरसात आज थमेगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो गांव में सैलाब आ जाएगा। सभी लोग डरे हुए थे। पूरी रात बारिश बरसती रही और पूरे गांव में पानी जमा होने लगा। सीता के घर में पानी भर चुका था। बच्चों, जरूरत का सामान उठा लो, हमें कहीं और जाना होगा। तीनों ने सामान सिर पर रख लिया और पानी में चलने लगे। अम्मा, पानी तो बढ़ता ही जा रहा है। हमारे गांव में ऐसी कौन सी जगह होगी जहां हम लोग इस बारिश से बच सके? मालूम नहीं। श्लोक सोच ही रहा था कि उसे कुछ ख्याल आया। अम्मा, मैं ऐसी एक जगह जानता हूँ, चलिए मेरे साथ। श्लोक अपने खानदान को गांव की सरहद के जानिब ले गया। वहाँ एक ऊंची जमीन पर एक पुराना ट्रेन का डिब्बा था। हम उस ट्रेन के डब्बे के अंदर महफूज रहेंगे। बारिश से बचने के लिए तीनों उस ट्रेन के डिब्बे में चले गए। कम से कम यहाँ हम सूखे हैं। अम्मा, ये तो हमारे घर से भी अच्छा है। यहाँ सोने के लिए गद्दा भी है। हाँ हाँ, अब कब्ल कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। सीता ने वो सारा सामान खोला जो वो अपने साथ ले आए थे। उस सामान में एक छोटा सा चूल्हा और कुछ बर्तन और थोड़ा राशन था। सीता ने उन सब सामान से खाना बनाया। अम्मा, बेहद भूख लगी है। बस 5 मिनट। बरसात में चलने की वजह से उन सबको भूख लगी थी। जैसे ही खाना तैयार हुआ, सीता ने बच्चों को खाना दिया और खुद भी खाने लगी। सभी ने जल्दी जल्दी नोश फरमाया। हमारे घर का क्या हश्र हुआ होगा? शायद डूब गया होगा। देखते हैं, कब ये बारिश रुकने दो और पानी सूखने दो, फिर घर का भी देखेंगे। तब तक हमारे सिर पर ये घर है ना? ये घर ट्रेन घर? हाँ, ट्रेन घर।
मुझे तो ये ट्रेन घर बेहद पसंद है अम्मा। अच्छा है। बरसात थम गई और आहिस्ते आहिस्ते पानी सूखने लगा। गांव वाले अपने अपने घरों में लौटने लगे। जब सीता और उनके बच्चे अपने घर के पास लौटे तो उनका घर पूरी तरह से टूट चुका था। अब क्या करेंगे अम्मा? कुछ रोज ट्रेन घर में रहेंगे और जब कारखाने वाले पैसे देंगे तो घर पक्का बना लेंगे। ठीक है अम्मा। तीनों ने अपने टूटे फूटे हुए घर का सारा सामान समेटा और ट्रेन घर में लौट आए। अब वो तीनों यहीं रहने लगे। रोज यहीं से काम पर जाते और यहीं लौटते। कुछ रोज बाद कारखाने के मैनेजर ने सीता को पैसे दे दिए और उन पैसों से सीता ने अपने घर का काम शुरू किया। इस दरमियान सीता और उसका खानदान ट्रेन घर में रहता था। वो वहीं खाना पकाते और अंदर ही सो जाया करते। कई रोज तक वो लोग ट्रेन घर में ही रहे। तकरीबन 20 रोज बाद सीता का नया घर बनकर तैयार हो गया और फिर वो लोग सारा सामान लेकर अपने पक्के घर में रहने आ गए। अम्मा, ये तो काफी अच्छा है। अब हमारी छत टपकती भी नहीं। हाँ, आखिर हमने पक्का घर बना ही लिया। लेकिन अम्मा, अगर हमें वो ट्रेन घर नहीं मिला होता तो क्या होता? मालूम नहीं, शायद दर बदर भटक रहे होते। ऊपर वाले का वाकई हम पर बहुत बड़ा करम है कि मुसीबत के वक्त हमें ट्रेन घर मिल गया। यकीनन मुश्किलें थी लेकिन हमारे सर पर छत थी। ट्रेन घर की वजह से सीता का खानदान सैलाब से बच गया। आज उनका अपना पक्का मकान है, लेकिन वो हमेशा ट्रेन घर के शुक्रगुजार रहेंगे। उस ट्रेन घर ने उन्हें सैलाब से बचाया था, मुश्किलों में महफूज रखा था। मीरपुर नाम का एक गांव था। गांव में जग्गू नाम का एक भिखारी रहता था। जग्गू के 2 बच्चे थे, राजू और मिनी। अब्बा, क्या हम लोग हमेशा से गरीब हैं? नहीं बेटा, हम हमेशा से गरीब नहीं हैं। मेरे वालिद साहब, मतलब तुम्हारे दादा, एक दौलतमंद शख्स थे। उन्हें एक मर्तबा जंगल में पनीर का घर मिला था। उस घर से कितना भी पनीर निकालना मुमकिन था। अब्बू जान जादुई पनीर घर से पनीर निकालकर पास वाले शहर में सारे पनीर फरोख्त किया करते थे। पनीर फरोख्त कर मेरे वालिद काफी दौलतमंद हो गए। लेकिन फिर एक रोज गांव के मुखिया कबीर सिंह को जादुई पनीर घर के मुताल्लिक खबर हो गई। भूपेंद्र, मुझे खबर मिली है कि तुझे जंगल में कोई पनीर घर मिला है। जी मुखिया जी, मिला है और उसी से मुझे इतनी दौलत हासिल हुई है। अब दौलत के मामले में मैं कुछ ही रोज में आपको पीछे छोड़ दूंगा। पूरे जिले में जितनी भी डेयरियां हैं, उन सबको मैं ही पनीर की सुपुर्दगी करता हूं। इस पूरे गांव की हर चीज पर सबसे कब्ल मेरा हक है। तुमने मुझे बताए बगैर जादुई पनीर घर से खूब कमाई की है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मुखिया ने अब्बू जान से उनका सब कुछ छीन लिया और उन्हें गांव से बाहर कर दिया। हालांकि अब्बू जान गांव के आसपास मंडराते रहे और जब किसी ने उन्हें काम नहीं दिया तो भीख मांगकर अपना गुजारा करते रहे। बेटा, तब से हम गरीब हैं। अब्बू जान, वो पनीर घर क्या अभी भी जंगल में है? नहीं, अब उस पनीर घर की कोई खबर नहीं है। जब मुखिया पनीर घर से पनीर निकालने पहुंचा तो वो घर गायब हो चुका था। तब से उस पनीर घर का कुछ पता नहीं है। किसी किसी रोज जग्गू के खानदान की बहुत बुरी हालत हो जाती। अब्बू जान, आज राजू को बुखार है। हम दोनों ने 2 रोज से कुछ नहीं खाया है। कुछ खाने को लेकर आइए। हाँ बेटी, मैं अभी किसी के घर से कुछ मांग कर लाता हूँ। उस रोज जग्गू गांव के घर घर घूमता रहा, लेकिन किसी ने उसे कुछ नहीं दिया। जग्गू जब मुखिया के घर पहुंचा तो उसे घर के अंदर से गर्मा गर्म पराठों की खुशबू आ रही थी। मुखिया जी, दरवाजा खोलिए, मैं जग्गू। मेरे बच्चे बीमार और भूखे हैं, उन्हें कुछ खाने के लिए दे दीजिए। जग्गू, तो फिर से यहाँ चला आया? दफा हो जा यहाँ से।
वरना अभी अपने मुलाजिमों से कहकर तुझे गांव से बाहर निकलवा दूंगा। तुझे गांव में रहने दे रहा हूं, इसे ही मेहरबानी समझ। इससे कब्ल की मुखिया अपने मुलाजमों को भेजता जग्गू सड़क पर एक कोने में छिप गया। कुछ देर बाद मुखिया घर में ताला लगाकर अपने मुलाजिमों के साथ कहीं चला गया। जग्गू ने सोचा कि वो अपने बच्चों की खातिर खाना चुराएगा। दीवार से कूदकर जग्गू मुखिया के घर में दाखिल हो गया। उसने 5-6 पराठे चुराए और भाग निकला। उस रोज जग्गू के खानदान का पराठों से पेट भरा। भरी दोपहरी में जब पूरे गांव में सन्नाटा था और जग्गू और उसके बच्चे सो रहे थे, तो एकाएक किसी ने जग्गू के घर का दरवाजा तोड़ दिया। जग्गू और उसके बच्चे खौफ के मारे कांप गए। दरवाजे पर मुखिया और उसके मुलाजिम डंडे लेकर खड़े थे। जग्गू, तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि तूने मेरे घर में घुसकर चोरी की। सीसीटीवी कैमरे में मैं तेरी सारी हरकतें देखकर आ रहा हूं। मुलाजिमों, जग्गू की जमकर पिटाई करो और इन तीनों को गांव से बाहर फेंक दो। ऐसा कहकर मुखिया वहां से चला गया। मुखिया के दोनों मुलाजिम जग्गू को बुरी तरह लाठियों से पीटने लगे। राजू और मिनी अपने वालिद को इस तरह पिटते हुए देख ना पाए। दोनों ने अपनी अपनी गुलेल उठाई और मुखिया के मुलाजिमों के सीधे सिर पर गुलेल से पत्थर मारा। दोनों आदमी अपना अपना माथा पकड़कर बैठ गए। अरे मार डाला रे! अबूजान, जल्दी भागिए! तीनों लोग घर छोड़कर जंगल की जानिब भागे। मुखिया के दोनों मुलाजिम उनके पीछे पीछे भागे। जग्गू कहां तक भागेगा? तुझे और तेरे बच्चों को मैं नहीं छोड़ूंगा। मुखिया के दोनों मुलाजिम जख्मी शेरों की मानिंद जग्गू पर और उसके बच्चों के पीछे भाग रहे थे। ये हम किस आफत में फंस गए अब्बा, अब क्या करें? जग्गू को लग रहा था कि वो और उसके बच्चे अब नहीं बच पाएंगे। तभी एकाएक जग्गू और उसके बच्चों को पनीर का घर नजर आया। तीनों लोग पनीर के घर में दाखिल हुए। इससे कब्ल की मुखिया के मुलाजिम पनीर घर तक पहुंचते पनीर घर गायब हो गया। पनीर घर में तुम लोगों का खुशामदीद। इस जादुई घर से तुम जितना चाहो उतना पनीर निकाल सकते हो। क्या तुम वही पनीर घर हो जो मेरे वालिद साहब को मिले थे? हाँ, मैं वही हूँ। मैंने तुम्हारे वालिद को मना किया था मेरे जरिए कमाई गई दौलत का दिखावा न करना। अगर मेरे मुतालिक किसी को कुछ मालूम हो गया तो मैं गायब हो जाऊंगा। लेकिन तुम्हारे वालिद माने नहीं और आखिरकार मुखिया को मेरे मुतालिक खबर हो गई और तब मुझे गायब होना पड़ा। तुम वही गलती ना करना जो तुम्हारे वालिद ने की थी। नहीं, मैं ऐसी गलती हरगिज नहीं करूंगा और तुम्हारे मुतालिक किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर फिर भी मेरे बताए बगैर किसी को तुम्हारे मुतालिक इल्म हो गया तो क्या होगा? तुम इसकी फिक्र ना करो, वो सब मैं संभाल लूंगा। सबसे कब्ल जग्गू और उसके बच्चों ने पेट भरकर पनीर खाया। पनीर तो बहुत जायकेदार है अब्बूजान। मालूम होता है जैसे वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम दूध में डालकर खा रहे हैं। बच्चों, हम कल से पनीर फरोख्त करने जाएंगे, लेकिन हम अंधाधुंध कमाई नहीं करेंगे। हम उतना ही फरोख्त करेंगे जितने की हमें जरूरत होगी। उधर मुखिया गुस्से से पागल हो रहा था। तुम दोनों ने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। दोनों खुद को जख्मी कराकर चले आए और कह रहे हो कि वो तीनों यकायक जंगल में गायब हो गए। अब मुझे रंगा और मुन्ना को भेजना पड़ेगा। मुखिया ने अपने मुलाजिमों को जंगल के बाहर चौकीदारी पर लगा दिया। मुखिया के मुलाजिमों ने देखा कि जग्गू, राजू, मिनी रोजाना पनीर लेकर बाजार में फरोख्त करने जा रहे हैं। उन्होंने ये बात जाकर मुखिया को बताई। पिछले मर्तबा तो वो पनीर घर नामालूम कहाँ गायब हो गया था। इस मर्तबा मुझे वो हर सूरत में चाहिए। अगले रोज जैसे ही जग्गू का खानदान जंगल से बाहर निकला, मुखिया ने उसे पकड़ लिया और तीनों के हाथ बांध दिए। अब तुम तीनों चुपचाप मुझे उस पनीर घर तक ले चलोगे, वरना मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम खुद की शिनाख्त नहीं कर पाओगे।
जग्गू, राजू और मिनी मुखिया को कई घंटों तक घुमाते रहे, लेकिन पनीर घर तक लेकर नहीं गए। जग्गू, बहुत देर हो गई। मालूम होता है तू मेरे साथ होशियारी दिखा रहा है। मुलाजिमो, इसके बच्चे को गहरे तालाब में फेंक दो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ न करिएगा। मैं लेकर चलता हूँ। आखिरकार जग्गू मुखिया को पनीर घर तक लेकर पहुँचा। तो ये रहा पनीर घर। मुलाजिमो, इन सबको दरख्त से बांध दो। हम पनीर घर के अंदर घूमने जाएंगे। जैसे ही तीनों अंदर दाखिल हुए, ढेर सारा पनीर उनके ऊपर गिर पड़ा। मुखिया और उसके मुलाजिम पनीर के ढेर के नीचे दब गए। कोई बचाओ, कोई मेरी हिफाजत करो। मेरी सांस रुक गई, मेरा दम घुट रहा है। कब्ल जुबान दो मुखिया कि तुम कभी जग्गू के खानदान को परेशान नहीं करोगे और मुझे कभी नहीं तलाशोगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं गांव के किसी शख्स को परेशान नहीं करूंगा। मुझे बचाओ। तब मुखिया के ऊपर पड़ा पनीर का ढेर गायब हो गया। मुखिया और उसके मुलाजिमों ने जग्गू, राजू और मिनू को खोल दिया और फिर अपने घर भाग गए।